ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में एक बार फिर मैं बात करने वाला हूं भारत और अमेरिका की। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, और इसमें दरअसल भारतीय किसान क्या फंसता दिखाई दे रहा है। और अब जो रिपोर्ट देश के अलग अलग कोनों से इंडस्ट्रियल हब्स जो हैं, जो अमेरिका में निर्यात किया करते थे, ऐसे साजो सामान जिनकी अच्छी खासी वहां बिक्री थी, अब वहां पर रोजगार का संकट मुंह भाई खड़ा है क्या? वो तलवार लटक गई है क्या लोगों के रोजगार पर पहले बात किसान की। लाल किले की प्राचीर से बीती 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने ताल ठोकी थी कि मैं दीवार की तरह खड़ा रहूंगा किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए। और हमें देश को बताया गया ये दो किश्तों में जो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगे हैं, 31 जुलाई को पहले लगे थे और फिर अभी कल जो बीता है 27 अगस्त, कि अमेरिका भारतीय कृषि क्षेत्र में दखल करना चाह रहा है, डेयरी में, पोल्ट्री में आना चाह रहा है। इससे तो जी किसानों का नुकसान हो जाएगा, यह बताया गया। सरकार की तरफ से मीडिया में भी यह बात खूब प्रसारित की गई, और इसलिए अमेरिका के आगे अब भारत झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक खबर आई जो थोड़ी चौंकाने वाली दिखी। खबर क्या? कपास, कॉटन, उसके आयात पर, इंपोर्ट भारत में आने के लिए 11% टैरिफ लगा करता था, ड्यूटी लगाते थे हम, वो हटा दी। और अब अमेरिका जो हम पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा रहा है, वो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर कपास यहां भेज सकता था, उसकी मियाद और बढ़ा दी दिसंबर तक। दरिया दिली, वो आंखें तरेर रहा है, वो हमें डरा रहा है, धमका रहा है, और हम कह रहे हैं कि नहीं जी, आइए कपास अपना यहां पर बेचिए। भारतीय किसान क्या करेगा? इस मुद्दे पर पलटवार किया है अरविंद केजरीवाल ने, और इसमें सवाल फिर यह खड़ा हो गया है, क्या धीरे धीरे चोर दरवाजे से और चीजें भी आ जाएंगी क्या? क्योंकि मक्का, सोयाबीन, इथेनॉल, डेयरी, पोल्ट्री, इन सब पर निगाहें हैं अमेरिका की। वो यहां पर वो सामान देना चाहता है, तो हमारा किसान क्या करेगा? और किसान ही नहीं, अब ड्यूटी उन्होंने लगा दी, हम वहां वही 9.4% बाकी चीजों पर। चीन पर ड्यूटी लगाई, चीन ने वापस पलटवार किया, 135% की ड्यूटी लगा दी। भारत पर 50%, चीन पर 30% टैरिफ, उस पर भी विराम 3 महीने का। हो क्या रहा है ये? इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं टैरिफ वॉर की। टैरिफ को लेकर भारत और अमेरिका के बीच जो घमासान मचा हुआ है, अब तो 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। हम स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की अब बातें करने लगे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज देश को यह भी समझाई जा रही थी पिछले लगभग 1 महीने से, कि देखिए अमेरिका हमारे किसानों का, ग्रामीण अंचल का हक मारना चाह रहा था, और सरकार झुकने के लिए, दबने के लिए तैयार नहीं हुई। इसीलिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हम पर टैरिफ लगा दिया 50% का। लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। वो कल सरसंघ चालक भी बोले कि नींबू पानी पियो, कोका कोला और स्प्राइट पीने की जरूरत नहीं है, घर का खाना खाओ, पिज्जा मत खाओ। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन दरअसल इन सब के बीच एक और अहम बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी। वो लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को, कि मैं दीवार बन के खड़ा रहूंगा किसान भाइयों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए। पहले वो सुन लीजिए। भारत के
किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात क्यों कही? दर्शकों, ये समझने की जरूरत है। 5 ऐसी चीजें थी जिन पर दबाव बना रहा था अमेरिका भारत पर। टैरिफ किंग कह रहा था, अरे भाई ये तो इतनी ड्यूटी लगा देते हैं, इनको ठीक करना होगा। पर दरअसल उसके मंसूबे थे, एक तो कृषि क्षेत्र में आने के, मक्का बहुत होता है अमेरिका में, सोयाबीन, ये भारत भेजा जाए। अब भारत में जो सब्सिडी मिलती है किसान को सरकार की तरफ से, जो सहायता 15,576 रुपए सालाना। अमेरिका में जो खेती का रकबा भी है वो एक आम भारतीय किसान से 175 गुना है, 175 गुना दर्शकों। और 65 लाख की सब्सिडी मिलती है अमेरिका के किसान को। हमें कहते हैं सब्सिडी ना दो, मजदूर बना दो किसान को। तो वो मक्का और सोयाबीन यहां पर लाना चाह रहे थे। इथेनॉल नितिन गडकरी का फेवरेट सब्जेक्ट है, पर कि हमारा लो, डेयरी खोल दो अपनी, और वहां की गाय ना ज्यादा दूध दिलवाने के लिए उनको मांस खिलाया जाता है। मांस वाले दूध की तैयारी हो रही है या करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका। और पोल्ट्री, अब एसबीआई की रिपोर्ट है कि अगर, और यह जुलाई की है, पिछले महीने की, अगर अमेरिका के लिए बाजार खोल देते हैं डेयरी के लिए तो 1,03,000 करोड़ का नुकसान होगा। भारतीय दूध पालकों का, जो गाय भैंस पालते हैं। और रोजगार कितने लोगों को मिलता है इससे? 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़। तो भाई सरकार अच्छा कर रही थी, ये तो बढ़िया है, हम क्यों झुके? कौन होता है ये अमेरिका हमें बताने वाला, और हमारे किसानों का हक कैसे छीन लेगा? अच्छी बात है। पर अब क्या हुआ, खबर क्या है, इस पर गौर कीजिए। सरकार ने कपास आयात पर टैक्स छूट अब दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी, अगले 4 महीने और। कपास अगर कोई यहां पर बेच रहा है भारत में, हम आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट हो रहा है, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी। पहले 11% लगती थी, वो पहले माफ हो गई थी, अब 4 महीने में याद और बढ़ा दी। अक्टूबर में कपास आने लगेगा बाजार में। तो ये अमेरिका पर इतनी निगहबानी क्यों, ऐसा लाल कालीन क्यों बिछाया जा रहा है? वो हम पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगाता है, हम 11% तो छोड़िए, 1 भी रुपया टैक्स में लेने को तैयार नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्या दोस्ताना है? और इसमें किसानों के हक मारे जाएंगे या किसानों के हक सुरक्षित हैं? अक्टूबर में वो आएगा, क्या करेगा किसान? पहले ही कपास का उत्पादन कम हो रहा है। 3 करोड़ 37 लाख गांठ, एक गांठ वो 160 किलो से 220 होती है अलग अलग जगह, 250 किलो मान लो। ये 3 करोड़ 37 लाख गांठ उत्पादन था 2023 में, ये घटकर 3 करोड़ 7 लाख गांठ रह गया है। वैसे ही कम उत्पादन हो रहा है, किसान जाएगा ये टेक्सटाइल बाजार में, कपास का क्या इस्तेमाल होगा? कपड़े बनाएंगे ना, फैक्ट्रियां खरीदेंगी। वो हमारे किसान का खरीदेंगी या अमेरिकी कपास खरीदेंगी? क्यों कर रही है सरकार ऐसा? चीन पर सबसे पहला जानी दुश्मन तो चीन था, कल भी मैंने आपको बताया। चीन पर 145% टैरिफ लगाने की धमकी दी ट्रंप ने। चीन ने बोला अच्छा हम 125 लगाएंगे, हम भी 125% तुम पर टैरिफ लगाएंगे। उसका नतीजा क्या हुआ दर्शकों? दोनों में मांडवली हो गई। 12 अगस्त को विराम लगा दिया 90 दिन का, 30% पर ले आया ट्रंप।
दुनिया में दादागिरी करता घूम रहा है, अपने जानी दुश्मन पर 145 की जगह घटकर 30% पर आ गया। हम क्यों नहीं बढ़ा देते? 50% लगा रहे हो, आओ कपास बेचो भारत में आकर, 100% टैक्स लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने। सुनिए। मोदी जी की पता नहीं क्या मजबूरियां हैं कि मोदी जी ट्रंप के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, बुरी तरह से झुके हुए हैं। आज हमारा देश दो तरफ से मार खा रहा है। एक तरफ से ट्रंप ने हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। एज अ रिजल्ट हमारी जितनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सारी इंडस्ट्री बंद होने के कगार पे है, क्योंकि उनका सारा एक्सपोर्ट बंद हो गया है। बदले में हमारे मोदी जी ने जो माल अमेरिका से आता था उस पे टैरिफ खत्म कर दिया। और बस 60 लाख किसान हैं कपास के, जो सिर्फ कपास उगाते हैं। 60 लाख हैं, छोटी मोटी सी बात है। अभी कपास की बात है तो फिर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड मक्का, सोयाबीन जो लाना चाह रहा है अमेरिका, अपने यहां ऑर्गेनिक करेंगे, यहां पर सब डंप कर देंगे। जिसमें खरपतवार भी लगे तो इंसेक्टिसाइड भी डालना पड़ेगा, फर्टिलाइजर भी डालना पड़ेगा। वो वांदे लगे रहते हैं किसान, वहां पर खिड़कियों पर सर पटकते रहते हैं, भाई यूरिया दे दो, यूरिया दे दो, मिल नहीं रहा। वो बीज यहां पर बोना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं यहां पर। उसके लिए ये चोर दरवाजे खुल रहे हैं क्या? और बात किसानी की तो है नहीं अकेले, बाकी रोजगार की भी बात। कल मैंने आंकड़ा बताया 20 लाख रोजगार पर तलवार लटक रही है। अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो 2 करोड़ को भी छूता दिख सकता है। बहुत तेजी से आपके सामने कुछ आंकड़े पेश करता हूं। बुने हुए कपड़े, तिरुपुर 10 लाख रोजगार हैं, 4 लाख पर खतरा मंडराने लगा है। जयपुर में रत्न आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी, 3 लाख रोजगार, लगभग सभी पर खतरा। पूरा धंधा चौपट हो सकता है। झींगा, कल मैंने आपको बताया था, श्रिम्प फार्मिंग 3 लाख किसान करते हैं, इनका बेड़ा गर्क होता दिखाई दे रहा है। ये किसान कह रहे हैं, हम सब जगह से ग्राउंड रिपोर्ट मंगा रहे हैं। हीरा उद्योग 10 लाख रोजगार हैं। अप्रैल से अब तक 50,000 की नौकरी तो जा चुकी है, 2 लाख नौकरियां खतरे में हैं। वो पॉलिशिंग होती है, आएगा ही नहीं कोई। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर, 5 लाख कारीगर लोग अपनी फैक्ट्रियों से कारीगरों को, मजदूरों को कह रहे हैं भैया आने की जरूरत नहीं, क्योंकि माल अटका हुआ है। चमड़े का सामान, इस पर भी गाज गिरती दिखाई दे रही है। पानीपत का हस्तशिल्प, घरेलू कपड़ों का जो कारोबार है, 2 लाख रोजगार हैं, 50,000 पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है। लुधियाना की बात करें, मैकेनिकल उद्योग, यहां पर भी 1.5 लाख लोगों का जो काम है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। चूड़ी जो बनती हैं उस पर दिक्कत। मिर्जापुर भदोई में 700 करोड़ का माल अटक गया है, तैयार पड़ा है, वो जा ही नहीं पाएगा। तो इसका कोई समाधान निकल पाएगा? आज इसी पर चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, टैरिफ पर घमासान, फंस गया किसान, और अमेरिका से आर पार बच पाएगा रोजगार? चर्चा में मेरे साथ 3 किसान नेता हैं। अभिमन्यु कोहाड़ युवा चेहरा हैं, किसान आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक। अनिल घनवत साहब एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी बनाई थी किसानी को लेकर, वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन उस रिपोर्ट के रचयिताओं में अनिल घनवत भी थे। और इस देश में किसान चैनल भी चला था, चलाने की बागडोर, वो जिम्मेदारी नरेश सिरोही को मिली थी। किसान प्रकोष्ठ के, किसान मोर्चा के, बीजेपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ मेरे साथ हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता
डॉक्टर रागिनी नायक, अश्वनी महाजन सह संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के, वो भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार किसान परिवार से ही संबंध रखते हैं, किसान आंदोलनों को लेकर दर्जनों बार वो हवालात की चक्कर भी काट चुके हैं। केसी त्यागी, केसी त्यागी साहब, किसानों के हितों की रक्षा के लिए दीवार की तरह खड़े होने का वादा भरोसा दिया गया था। यहाँ पर तो ये कपास के आयात पर वो 11% जो ड्यूटी थी वो हटी थी, उसे दोबारा लगाने के बजाय या बढ़ाने के बजाय और बढ़ा दी गई है मियाद। बाहर से आएगा कपास, कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। संदीप जी, धन्यवाद, आपने आज एक ऐसे सवाल को उठाया है जो हमारी खेती और हमारे पेट से संबंधित है। इस विषय पर करीबन 100 से ज़्यादा बहस हम कर चुके हैं। हमारे नेता चरण सिंह जी का मानना था कि कृषि के लिए जो धनराशि बजट में तय की जाती है वो ज़्यादा होनी चाहिए, उद्योगों के लिए कम होनी चाहिए। देश ने उद्योगीकरण की राह चुनी और 65 आते आते आप कहेंगे कि पुरानी बातें दोहराते, पुरानी बातों की धरातल पे ही राजनीति चल रही है। अटल, उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने स्वावलंबन का, स्वदेशी का नारा दिया था, और PL 480 के मुकाबले में डॉक्टर स्वामीनाथन जो कृषि के जनक हैं नहीं के, उन्होंने ये सारी कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए थे। लेकिन उन बातों को छोड़ते हुए मैं असली बात पे आना चाहता हूँ, उस पर भी आप काफ़ी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज देश एक बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और तमाम भारतीयों को अपनी राय रखते रखते इसके साथ खड़ा होना है। आप मेरे से एग्री करेंगे कि कनाडा में जिस दिन G7 सम्मेलन खत्म हो रहा था, उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण मिलता है व्हाइट हाउस से कि आइए और चाय पी के यहाँ से निकल जाइए। जिस समय निमंत्रण मिलता है उस समय मुनीर साहब वहां पर बैठे हुए हैं। हाँ, वो तो फंसाने के लिए था जो ना, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष। वो बातें तो ठीक हैं, वहां हम फंसे नहीं। मुझे ये बताइए, कपास का आयात पर कोई भी ड्यूटी नहीं फंसे, क्यों नहीं लगा रही सरकार? मेरा सवाल बड़ा सीधा है। हमारा किसान 30 लाख गांठ 2 साल में उत्पादन कम हो चुका है। कोई भी कपड़ा व्यापारी होगा, कोई मिल चलाता है, वो अमेरिकी सस्ती कपास खरीदेगा कि हमारी कपास खरीदेगा? सरकार ऐसा क्यों कर रही है? संदीप जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन व्हाइट हाउस जाने का फैसला कर लिया होता तो आज की ये बहस नहीं करते हम लोग। उस दिन हम नहीं झुके, भारत नहीं झुका, भारत का स्वाभिमान नहीं झुका, इसलिए ये टैरिफ लगाई गई है। बिल्कुल ठीक है, मान लिया आपकी बात। मुझे एक चीज बताइए। नहीं सर, इसी पर रहते हैं, हम नहीं झुके और बहुत अच्छी बात है। कौन होता है ये अमेरिका हमें झुकाने वाला? पर अमेरिका ने 145% टैरिफ लगाने की धमकी दी चीन को। चीन बोला हम 125% लगाएंगे। 30 पर बानबली हो गई और उस पर भी विराम लगा हुआ है अगले 90 दिन के लिए। हम उनके कपास पर 100% क्यों नहीं लगाते टैक्स? ये अरविंद केजरीवाल सवाल पूछ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं? 0% पे क्यों लेने, यहां पर इंडिया में लाने की इजाजत दे रहे हैं? केजरीवाल जी की चिंताओं से भी सहमति रखते हुए मैं आपसे पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, और केजरीवाल जी से भी कह रहा हूं मैं, कि जो कृषि उत्पाद हैं जिसके शर्तों पर हमने मानने से इनकार कर दिया, वो गेहूं, मक्का, सोयाबीन में जो GM फसलें हैं, वो उसके लिए बाजार खोलने का भी दबाव था, हमने तो नहीं खोला। और गणपत जी से भी मैं कहना चाहता हूं, जो महाराष्ट्र के किसान नेता हैं, ये भी GM फसलों के बड़े पैरोकार हैं। GM फसलें कपास के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं, BT कॉटन के रूप में। महाराष्ट्र में पूरा किसान बर्बाद हो गया। पता नहीं कितने हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली इस GMB कॉटन की वजह से। जैसे कपास में दरिया दिली दिखा रहे हैं, क्या गारंटी है धीरे धीरे करके वो, चाहे मक्का जिसका आपने जिक्र किया या सोयाबीन या हमारे डेयरी, उनकी तो गायें, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं केसी त्यागी साहब, वो तो मांस खिलाया जाता है उन्हें कि दूध का उत्पादन ज्यादा हो। वही दूध यहां आने से कौन रोकने वाला है? ये भरोसा कैसे लिया जाए या किया जाए? ये भरोसा संदीप जी इसलिए लिया जाए
कि जीएम फसलों के कृषि उत्पादकों पर हमने रोक लगाई। ये इसलिए लिया जाए, डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, घी आयात पर अनुमति देने का हमने मना कर दिया। ये इसलिए लिया जाए कि अमेरिकी सेब और सेब सूखे मेवे पर हमने प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। वहाँ पे तो 1% किसान है ना जो खेती करता है। इसलिए आप खाली इसको कपास को लेकर बैठे हुए हैं, और मैं आपसे कह चुका हूं नहीं, कपास शुरुआत है क्या? से मैं भी संबंधित होकर कहना चाहता हूं। नहीं, शुरुआत है क्या कपास से? और ये गेहूं, मक्का, सोयाबीन के उत्पादों पर जो बैन लगाया है ये क्या है? डेयरी उत्पाद, दूध, पनीर, घी पे जो लगाया है वो क्या है? आप एक चीज को लेकर क्यों बैठे हैं? नहीं, फेयर और पॉइंट उसके है लिए मैं आपका। समर्थन में नहीं हूं। ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट, एज ए एग्रीकल्चरिस्ट मैं उसके पक्ष में नहीं। आज का दिन तो ऐसा था कि आप इन चीजों की तारीफ करते हुए भारत सरकार से पूरे पैनल से तारीफ की जब वक्त आएगा, यहाँ पर मैं इस पे लगा है। केसी त्यागी साहब, मैं पत्रकार हूं, मैं पीआर नहीं करता हूं। सरकार हम चुनते हैं, सरकार काम करेगी, सरकार से सवाल पूछने का काम है। शान में कसीदे पढ़ने के लिए मैं नहीं बैठा हूं यहां पर, वो काम पीआर वाले हैं, करेंगे। पर आपका एक वैलिड पॉइंट है, और प्रियंका कक्कड़ एक कपास को ही उसकी गांठ, और कपास तो गांठ में ही तुलती है, उसी की गांठ बनाकर आप पूरी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। क्यों भरोसा नहीं कर रहे? अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं दीवार की तरह खड़ा रहूंगा, और जेनेटिकली मॉडिफाइड ना सोया ना मक्का आने दे रही है सरकार। संदीप जी, मैं आपको एक पुराना उदाहरण देती हूँ। 2022 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कहा 15 अगस्त को कि हमें अपना हर वो खत्म करना होगा कैरेक्टर जिससे महिलाओं का सम्मान ना होता हो, जिससे महिलाओं का अपमान हो। और 15 अगस्त छुट्टी के दिन ही 11 रेपिस्ट को रिहा किया गुजरात सरकार ने, ये हमें पता है। और इस बार क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से लाल किले से किसानों के साथ कहा है वो खड़े रहेंगे, आई कैन गारंटी उनकी मंशा है किसानों को पूरी बर्बाद कर देने की। एक चीज में हम सेल्फ रिलायंट थे, आत्मनिर्भर थे। मोदी जी तो मैं सच बोल रही हूँ ना। आप देखिए, एक चीज में हम सेल्फ रिलायंट थे, कॉटन प्रोडक्शन में, उसको भी खत्म करने पे लगे हैं। अब हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ही पूरी नहीं हो रही, हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, और इंपोर्ट पे नो टैक्स। एक तरफ ट्रंप है जो हमें धमकियां दे रहा है, जो कह रहा है कि मैंने मोदी को कहा बार बार कि वॉर खत्म कर 24 घंटे के अंदर, और 5 घंटे में खत्म हो गई। और हमने जवाबी कार्रवाई क्या की? हमने कहा आप अपने किसानों का फायदा करा लो, हमारे किसानों का क्या है, हम आपकी कॉटन फ्री में ले लेंगे, हमारे किसान बर्बाद होते तो बर्बाद हो। ये तो किस तरह का नेगोशिएशन चल रहा है? प्रियंका, आप ये कह रही हैं, एक सेकंड, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, मतलब आसान भाषा में कहें उनके वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट कह रहे हैं कि यूएस इंडिया रिलेशनशिप इज कॉम्प्लिकेटेड, कि पेचीदा रिश्ता है भाई भारत और अमेरिका का, बट एट द एंड ऑफ द डे वी विल कम टुगेदर। पर आखिरकार हम दोनों साथ आ ही जाएंगे, मतलब साथ आ जाएंगे तो अमेरिका की बात मान लेगा भारत। मुझे ये पता आप है, ये आशंका जाहिर कर रहे हैं। मुझे बेहद खेद है, बेहद दुख है एज अ भारतीय कि मेरे प्रधानमंत्री आज इतने कमजोर हैं। 140 वाले करोड़ देशवासियों वाले देश में हमारे प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि वो जवाब ही नहीं दे पा रहे ट्रंप को। आज कौन सा देश ऐसा है जो नहीं चाहेगा अपना सामान हमारे देश में भेजना? इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, पर ये नहीं हो रहा। हम अपने ही देशवासियों को बर्बाद करने पे तुले हैं। और इसका क्यों, रीजन क्या है? आप पूछिए केसी त्यागी जी से भी। आज उन्होंने बड़ा ही डिससैटिस्फैक्टरी आंसर दिया। हमेशा मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, बट टुडे हिज आंसर्स वर नॉट, उन्होंने जवाब दिया ही नहीं, उन्होंने रादर जवाब इसको इग्नोर कर दिया बिल्कुल। उनसे पूछिए कि क्यों, क्या अडानी को बचाने के चक्कर में ये सब हो रहा है? क्योंकि अरेस्ट करना चाहता है यूएस अडानी को, सम्मन्स डिलीवर नहीं कर पा रहा यूएस अडानी को, गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर रही। तिल का ताड़ बना रहे हैं क्या? सवाल अभी यहाँ पर है। आपने खुद आंकड़े बताए जो प्रोडक्शन के, कॉटन के प्रोडक्शन के हैं। अभी हमारी डोमेस्टिक डिमांड ही पूरी नहीं हो रही थी। अंग्रेजों ने क्या किया था? हमारे जो
कॉटन बनाते थे, मलमल कपड़ा बनाते थे, ऐसा कहा जाता है कि उनके अंगूठे तक काट दिए। कहा क्या जाता है, रिकॉर्डेड फैक्ट है कि एक स्टेट में उनके अंगूठे तक काट दिए गए थे, क्योंकि वो चाहते थे हमारा कॉटन प्रोडक्शन, कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी ठप हो जाए। मोदी जी क्या कर रहे हैं, पीठ तोड़ने का काम कर रहे हैं। उधर वो 50% टैरिफ लगा रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, इधर हम कह रहे हैं भाई तुम्हारे फार्मर को हम फ्री में हम तुम्हारी कॉटन ले लेंगे और हमारा फार्मर जाए बाढ़ में। ये क्या, किस तरह की नेगोशिएशन हो रही है? इट इज एक्सट्रीमली पुअर। और मतलब किस तरह की नेगोशिएशन, इसकी मोदी एक जी से और उठ के देखना होगा, देश एक और की बात पहलू है ये। इसका दिखाते हैं नरेश रोही जी। मुझे एक चीज बताइए, झींगा उस पर तो लगा दिया है आपने टैरिफ, और 50% बहुत से लोग ये अब तक नहीं समझ पा रहे हैं कि ये 50% को छोड़िए, ये नाम आपने गलत लिखे हुए हैं। अभिमन्यु कोहाड़ को आपने बना दिया है कुछ और, पीसीआर। कम से कम दर्शक सही नाम लिखवाइए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी संदीप। झींगा जो उद्योग है उस पर 60% है टैरिफ जी। 10 पहले से था। झींगा 35% अमेरिका में जितने झींगे जाते हैं वो भारत से जाते हैं, उसका 35%। हम 60 दें और उनका कपास आए, हम एक भी पैसा ना ले उनसे आयात में, ड्यूटी में, ये गले उतरती है आपके बात? नहीं, देखिए संदीप जी, मैं बहुत स्पष्ट कहूँगा कि देखिए प्रधानमंत्री जिस ढंग से किसानों के उत्पादों का जो दबाव था आयात करने का यहाँ, वो सामने खड़े रहे और उन्होंने लाल किले से भी उसकी घोषणा करी कि मैं किसानों के सामने दीवार बन के खड़ा हूँ। लेकिन एक बात और मैं आपको इसमें जोड़ना चाहता हूँ, हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कहना ही नहीं है, हमको करना है। देखिए कहते हुए ना दिखें, करते हुए दिखें। मेरा कहना यह है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज बेसिक जरूरी हैं एक आम आदमी के लिए, और हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है कि हम उसको किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते। हमने दलहन का उदाहरण आप देखिए और तिलहन का देखिए। आज हमारी नीतियों के कारण हम 60% तिलहन जो है इंपोर्ट पे आ गए। हाँ, तो कपास में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सेंसिटिव एरिया है। और तिलहन हमारे किसानों को दाल या तेलों का, जो फसल तेल भी जिससे निकलता है, उसके दाम नहीं मिलते, बाहर से आ रहा है। नहीं, वहां वो बहुत सारे पेच है। हाँ, केसी त्यागी जी कह रहे थे कि किसान संकट के दौर से गुजर रहा है। हाँ। मैं कह रहा हूं किसान 500-700 सालों से संकट के दौर से गुजर रहा है, वो निकला नहीं है आज तक, उसके निकलने की कोई संभावना भी अभी नहीं है जो परिस्थितियां हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमको कपास के मामले में, क्योंकि कपड़ा, कपास क्या शुरुआती है ये कहना, देखिए जेनेटिकली मॉडिफाइड हम क्रॉप्स को आने नहीं दे रहे, अब ये भी अर्थ सत्य है। कितने जेनेटिकली मॉडिफाइड तो आ चुके हैं ना भारत में। नहीं, चोरी से आ रहे हैं, हमने वैसे परमिशन नहीं करी है। तो लेकिन चोरी से, दाएं बाएं से वो आने का प्रयास करते हैं। मैं अभी पीछे कलकत्ता था तो मुझे एक जो तिलहन के व्यापारी हैं उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के थ्रू जो GM ये ऑयल है, खाद्य पदार्थ है, खाद्य तेल है, ये वहां से बंगाल से होके आता है। सरकार को गौर करना चाहिए इस बात पे। मैं वही तो कह रहा हूं। तो नहीं, हम उस बात पे आते हैं कि कपास के मामले में जो आज ये कम किया है, क्योंकि हमारा उत्पादन, हम आत्मनिर्भर नहीं हो गए थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे कपास का। आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे पास जो उत्पादन है वो 2,90,000 डेयरी अगर आप खोल देते हैं, देखिए धीरे धीरे एक सिलसिलेवार, क्रमबद्ध तरीका होता है कि भाई वॉलमार्ट आ गया, वो फिर अपना सामान भी लेकर आएगा। कहां कहां रोकोगे, उसकी हमें एक क्लैरिटी होनी चाहिए ना। नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए। और कपास के मामले में तो कह रहा हूं मैं, मेरे एक एक्सपर्ट से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा कि अगर कपास में हम टैरिफ लगा के भी रखा हुआ था, तब भी हमारे यहाँ 40 लाख गांठें इंपोर्ट हो गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन घटा, 290 लाख टन हुआ, जबकि ये था 390 लाख टन 2 साल पहले। मतलब 2 करोड़, और रेट भी ठीक मिल रहा था किसान को। पिछले 2 साल से रेट भी अच्छा नहीं मिला। तो हमारी जिम्मेवारी है किसानों की जो लागत बढ़ी है उसके रेट को भी मेंटेन करके रखना है, उसको रेट भी पर्याप्त मात्रा में मिले। एक और आंकड़ा है अनिल गणवत साहब, अगर मक्का अमेरिका को रियायत दी तो वो मक्का यहां पर आयात कर पाएगा 2,250 रुपए पर।
एमएसपी है मक्के का आने वाले खरीफ सीजन में 2400। तो यहां वाले मक्के का कौन इस्तेमाल करेगा? वो महंगा देगा ना किसान। तो अमेरिका का मक्का भी और सस्ता यहां पर आ जाएगा। अनिल घनवत, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अभी अभी आ रही है जी, आप ही से ये सवाल था। हाँ, एक बार दोहराइए प्लीज। मैंने कहा दरवाजे खुल रहे हैं घनवत साहब, कृषि उत्पादों के अमेरिका जो अपनी चाह रहा था वो कर पाएगा, या तिल का ताड़ बन रहा है? सिर्फ कपास पे ड्यूटी नहीं हटाई या मतलब वो बढ़ाई नहीं, वैसी की वैसी रखी है, ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, या किसान आने वाले दिनों में परेशान होता दिख सकता है? बिल्कुल सर, किसान की हालत बहुत ही खराब होगी। अभी ये इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के वजह से और उसको 31 दिसंबर तक प्रोलॉन्ग करने के वजह से बहुत सारा कपास इंपोर्ट होगा, स्टॉक होगा, और अक्टूबर से महाराष्ट्र में उसका पिकिंग शुरू हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। हाँ, तो जो किसान बेचने जाएगा तो उससे सस्ता कपास तो बाहर से आया होगा, तो महाराष्ट्र के किसान को एमएसपी, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, गुजरात में भी कपास होता है, वहीं से प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, वो अपने ही किसानों का नुकसान क्यों कराएंगे अनिल घनवत साहब? अरे उनको तो नुकसान कराना ही है किसानों को, उनको गरीब रखना है, कर्जे में रखना है, ये सरकारों की नीति होती है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि जीरो इंपोर्ट ड्यूटी हुई है, इससे पहले भी जीरो इंपोर्ट ड्यूटी से कपास लाई गई, और आज गेहूं का तो हमारे पास अच्छा स्टॉक है, फिर भी आज की न्यूज है कि जो स्टॉक लिमिट है वो गेहूं के घटाए गए। तो सरकार ये जो चीजें करती है, अभी ये ट्रम्प का तो एक बहाना हो गया है, लेकिन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हर बार जब उनका मुनाफा घटने लगता है तो सरकार पे दबाव डालती है कि भाई हमें घाटा हो रहा है और कुछ ना कुछ करो। तो फिर सरकार क्या करती है, वो फंदा किसान के गले में डाल देती है, और ऐसे कभी एक्सपोर्ट बैन लगाती है, कभी स्टॉक लिमिट लगा देती है, कभी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं। हम ये कपास पर 100% क्यों नहीं लगा देते टैक्स? कौन रोक रहा है हमें? वो हमें धमका रहा है, वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमें कौन रोक रहा है? नहीं, हम अगर उनके ऊपर टैक्स लगा देते हैं तो हमारा जो यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मर जाएगा। वो तो मर ही रहा है, 60% के करीब टैक्स हो गया। वो तो वहां तो रोजगार का संकट मुंह बाए खड़ा हुआ है। हाँ, और दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कपास बहुत सस्ता है। अभी हमारे यहाँ 8,110 का एमएसपी डिक्लेयर किया गया है, और आज इंटरनेशनल मार्केट में 6,500 से 6,800 में बहुत अच्छी क्वालिटी की कपास मिल रही है। और जो इम्पोर्ट 11% ड्यूटी होने के बावजूद भी जो इम्पोर्ट होता था वो सिर्फ एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन का होता है, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लगता है। डोमेस्टिक सप्लाई के लिए जो कपास चलती है वो भारत की चल जाती है, लेकिन अमेरिका अगर आपको भेजना है, जापान भेजना है, डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप में भेजना है, तो आपको लॉन्ग स्टेपल लेंथ का अच्छी स्ट्रेंथ वाले कपास चाहिए, जो भारत में बहुत कम पैदा होती है। जितनी रिक्वायरमेंट है उसके 2% ही हम पैदा करते हैं। मैं एक चीज दोबारा से यहाँ पर अंडरलाइन कर दूं अनिल घनवत साहब, आप कह रहे थे कि नहीं वो हमारे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कपड़ा। 4 लाख रोजगार पर खतरे की तलवार लटकी हुई है। 10 लाख रोजगार, तिरुपुर पर टैरिफ का क्या असर पड़ेगा? मैं एक इंडस्ट्रियल हब की बात कर रहा हूं। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं ना, वही मैं कह रहा हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रेशर है कि भाई इतने लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, उनका रोजगार चला जाएगा। तो मतलब आप कह रहे हैं उनका अच्छा कि हमें सस्ती कपास दिला दो, तो अमेरिकी कपास खरीदने दो और भारतीय। अरे इतना लंबा खेल खेला जा रहा है। कपास दो संदीप, अभिमन्यु, कपास देना है तो इंपोर्ट ड्यूटी घटा दो। इतना लंबा खेल हो रहा है क्या अभिमन्यु कुहाड़ यहाँ पर? पिछले 5 महीनों से भारत अमेरिका के बीच में जो ये प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं चल रही हैं और ये टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई आशंकित है तो वो खेती सेक्टर है, लेबर सेक्टर है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेक्टर है। और अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि वो भारत के एग्रीकल्चर, पोल्ट्री, डेयरी और फिशरी सेक्टर में घुसपैठ करे।
और उसका ये प्रयास बहुत लंबे समय से जारी है। 2010 में अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे रॉब किर्क, तो उन्होंने उस समय बयान दिया था कि अमेरिका सारे हथकंडे अपनाएगा भारत के खेती, डेयरी, पोल्ट्री और फिशरी सेक्टर में एंट्री करने के लिए। हमारा देखिए ये कहना है कि भारत के किसान को अमेरिका के किसान से कंपेयर नहीं किया जा सकता। भारत में खेती का प्रधानमंत्री मॉडल मोदी के दावे, उनके भरोसे पर एतबार क्यों नहीं कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं मैं दीवार बन के खड़ा रहूंगा। देखिए संदीप जी, अगर उनकी करनी और कथनी एक समान हो तो भरोसा हो जाएगा, लेकिन उनकी कथनी और करनी में थोड़ा सा अंतर नजर आ रहा है। मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अगर आप कॉटन की ही बात कर लें, अभी जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उसका एमएसपी 8,110 रुपए है, जो मीडियम स्टेपल कॉटन है उसका 7,710 रुपए है। लेकिन अभी भी जो मंडियों में कॉटन का जो प्राइस है वो लगभग एमएसपी से 200, 250, 300 रुपया प्रति क्विंटल नीचे है, 7400, 7500 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास है। अब जब बाहर से आने वाले कॉटन पे से जो 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है, उसकी वजह से जो बाहर से कॉटन आएगा उसका जो लैंडिंग प्राइस होगा वो यहाँ के मार्केट प्राइस से 8 से 10% कम होगा। तो यहाँ के मार्केट प्राइस पे और भी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और यहाँ का मार्केट प्राइस और भी ज्यादा रिड्यूस होगा, तो वो लगभग 6500-6600 रुपए प्रति क्विंटल आ जाएगा। दलहन तिलहन में हम देखते आए हैं, भारतीय किसान को दालों के, तिलहन के जो दाम मिलते हैं उससे कम दाम में अगर आयात होता दिखता है तो भाई वो इंडस्ट्री वाले तो उसका इस्तेमाल करेंगे। ये लगातार हो रहा है जी। तो 6500-6600 रुपया प्रति क्विंटल में जब यहाँ किसान बेचने पर मजबूर होगा तो उसको प्रति क्विंटल जो एमएसपी से कम पर बिकेगा, वो जो नुकसान होगा उसको वो 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल का होगा। और अगर हम कॉटन की बात करें, जैसे आपने खुद ही बताया, पिछले 4-5 साल से प्रोडक्शन काफी घट रहा है। कभी बारिश की मार पड़ जाती है, कभी गुलाबी सुंडी की मार पड़ जाती है। मैं अगर अपने परिवार की बात करूं तो हमारी भी अब की बार 3 एकड़ कपास की फसल वो बिल्कुल खराब होगी, बिल्कुल खत्म होगी, 1 क्विंटल भी पैदावार नहीं होगी 3 क्विंटल में। तो किसान के ऊपर तो पहले ही मार पड़ रही थी, लेकिन अब इंपोर्ट ड्यूटी घटाने के बाद उसके ऊपर और भी ज्यादा पहले तो एमएसपी के दाम ही नहीं मिलते। 45 लाख करोड़ का किसानों को 2000 से 2015 के बीच नुकसान हो चुका है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये ओईसीडी का आंकड़ा है जो दरअसल बाजार की पैरोकार है। तो यहाँ पर वही लकीर कम होने के बजाय और आगे खिंच रही है क्या? और किसानी से आगे बढ़े, दरअसल कहानी रोजगार पर भी अटकती है क्या? रागिनी नायक, अब स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की जो बात की जा रही है उस पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो तो ऐसा कह रहे हैं कि बस देश में त्राहिमाम हो जाएगा, रोजगार सारे खत्म हो जाएंगे। आपदा में अवसर भी तो होता है कि नहीं? देखिए, संयोग और प्रयोग, आपदा और आपदा में ढूंढते हुए अवसर की जो चक्करगिन्नी मोदी जी बनाते हैं, इसमें अक्सर जनता फंस जाती है और पिस जाती है। पर आपने शुरुआत के अपने वक्तव्य में कहा, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेनेट का एक वक्तव्य आपने सुनाया। फॉक्स न्यूज से जब वो बात कर रहे थे तो एक बात उन्होंने और कही थी, संदीप जी उसी से शुरू करती है। तो फॉक्स न्यूज के एंकर ने उनसे पूछा कि डू यू वरी दैट इंडिया विल सेट ट्रेड इन द रूपी एंड नॉट द डॉलर, यानी रुपए की प्रमुखता क्या बढ़ जाएगी और डॉलर की घट जाएगी? तो उन्होंने जवाब में कहा कि देयर आर मेनी थिंग्स टू वरी, बहुत चीजें हैं चिंता करने के लिए, कि रुपए और डॉलर की तुलना चिंता करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रुपया जितनी नीचे है उससे और नीचे ही जाएगा, कभी ऊपर आ ही नहीं सकता। अमेरिका बार बार हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, हमारी अपनी आत्मनिर्भरता को लेकर बार बार मखौल उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, और हम नतमस्तक होते जा रहे हैं। मोदी सरकार झुकती जा रही है सीधे खड़े होने के बजाय। आपने बात कही कि प्रधानमंत्री सीधे खड़े तो हैं, मना कर दिया, दबाव में नहीं आए, तभी तो ये 50% अतिरिक्त टैरिफ का भार झेल रहा है देश। इसमें कोई दोस्ती यारी, थोड़ा दोस्ती यारी होती तो हमारे ऊपर 50% टैरिफ क्यों लगता? देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है, दोस्ती यारी नहीं थी तो ये हाउडी ट्रम्प क्या हो रहा था, हाउडी मोदी क्या हो रहा था, नमस्ते ट्रम्प क्या हो रहा था, अब की बार ट्रम्प सरकार और सारे ये जो तो दोस्ती यारी में मुगालता पाल लिया डोनाल्ड ट्रम्प ने कि भारत मान जाएगा, उनके मंसूबों को पूरा होने देगा। भारत ने कहा नथिंग डूइंग, दोस्ती यारी ठीक है, बस दस फार नो फर्दर। नहीं, देखिए, दोस्ती यारी सामयिक नीति में कुछ निकाल कर लाती है कि नहीं, भारत को उसका फायदा होता है कि नहीं, ये तो मोदी जी को देखना है।
जैसे कि ट्रंप ये देख रहे हैं कि उनके देश को कहां फायदा होता है। 50% का टैरिफ हम पर लगाया जाए और हम उसके बदले में 11% की इंपोर्ट ड्यूटी घटा दें, ये तो मूर्खता ही है। इसके वो अलावा पहले क्या भी कहा हटी जा हुई थी, सकता उसी को आगे आपने बढ़ाया है। हाँ। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की बात पर भरोसा क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं चट्टान की तरह सामने खड़ा हो जाऊंगा। किसानों के लिए खड़े नहीं होंगे, किसानों के हित के सामने चट्टान बन जाएंगे कि हो ना पाए, और उसका तो हमारे सामने बहुत बड़े सबूत रहे हैं। और मैं बार बार ये कहती हूँ कि भगवान का सौदा करता है इंसान की कीमत क्या जाने। जो धान की कीमत दे ना सका वो किसान की कीमत क्या जाने। ये मोदी जी ताली बजा बजा के हंसते थे, आंदोलन जीवी कहते थे जब 700 किसानों की शहीदी हो रही थी। मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एनएसएसओ की रिपोर्ट ने कहा कि 27 रुपया कमा रहा है किसान प्रतिदिन। यूपीए सरकार ने 71,000 करोड़ का ऋण माफ किया, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मोदी जी ने कितने हजार का ऋण माफ किया, यह आप पूछिए भाजपा के प्रवक्ता से। और आज आपने बात की एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, तो अगर हम दोनों को ले ले साथ में, गारमेंट इंडस्ट्री को और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो 4 करोड़ से ऊपर की है संदीप जी, इनडायरेक्ट 10 करोड़ हो जाती है। और आज जब 2 करोड़ के रोजगार को जुमला बनाकर नाली की गैस पर पकौड़ा तलने में सुहा कर दिया मोदी जी ने, तो यहां पर जो बेरोजगारी आएगी उससे क्या होगा। और बिल्कुल सही बात कही हमारे किसान भाई ने कि आप जब सरल भाषा में अगर स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए कदम उठाने का मौका नहीं है कि आप मुस्कुरा रही हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आत्मनिर्भर भारत, चीन का इंपोर्ट 11% जो 2014 में था वो 17% हो चुका है। कितना आत्मनिर्भर बने आप अच्छे से जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मेक इन इंडिया का शेयर जो है वो कागजी निकला, धप होकर नीचे गिर गया। और अब ये बात कर रहे हैं स्वदेशी की, मेबैक, मोवाडो, बुल्गारी, मोब्लॉ, इनसे नीचे तो मोदी जी खुद नहीं देखते। आप बताइए, इसके मैं झूठ बोल रही हूँ? तो प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। गांधी जी कहते थे कि जो बदलाव आप दुनिया में लाना चाहते हो, 2008 में वैश्विक मंदी आई, अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस हुआ, आपदा में अवसर खोजा, मनमोहन सिंह ने मनरेगा शुरू किया, बहुत सारी चीजें आई। आप तो बिल्कुल ऐसा कर रहे हैं कि देश का बिल्कुल सत्यानाश हो गया। बिल्कुल सत्यानाश हो गया वो। और अभी वो तो आपने किया था, फ्रेजाइल 5 में छोड़ा था देश को, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमीज में छोड़कर गए थे, वो आपने विरासत सौंपी थी। आप मुझे बताइए, क्या ये बात गलत है कि ये जो टैरिफ हमारे ऊपर लगा है इससे $87 बिलियन से घटकर हमारा एक्सपोर्ट जो है वो $49 बिलियन तक रह जाएगा? क्या ये बात गलत है कि आने वाले समय में जीडीपी में 2,17,000 करोड़ की गिरावट आ सकती है, घाटा हो सकता है, नीचे आ जाएगी जीडीपी? जो आप ही कह रहे हैं 6.5 की परसेंट पे ग्रोथ आने की संभावना है, वो 0.9% धप होकर नीचे गिरेगी। तो कौन बर्बादी की तरफ ले जा रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी की क्या मजबूरी है कि मोदी जी वो नहीं कर सकते जो चीन ने करके दिखाया। आपने तो खुद बोला कि 145% का टैरिफ लगाने की बात अमेरिका ने की, तो चीन ने कहा कि हम 125 कर देंगे। तो उनके आपस में बीच में जो आपने मंडावली की बात की, हम कहें कि नेगोशिएशन हुआ, तो नीचे आ गया। हम किस दबाव में हैं कि तो ईंट का जवाब हम पत्थर से क्यों नहीं देते? मैं समझ गया जो आप सवाल पूछ रही हैं। हम मुंह की खा रहे हैं, फिर भी पीछे हटते जा रहे हैं। क्या कारण है ये भाजपा को बताना? ठीक है नरेश सिरोही भाई, हम दीवार की तरह खड़े रहेंगे, वो अपनी जगह ठीक है, हम झुकेंगे नहीं। पर ईंट का जवाब पत्थर से भी तो देंगे ना। वो 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा देता, हम क्यों नहीं लगा रहे? कुल मिलाकर 9.4%, इस पर कपास पर तो 1% ड्यूटी नहीं। संदीप जी, हम इतने नेक दिल, दरिया दिल क्यों बने हुए हैं? संदीप जी देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने स्टैंड लिया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ठीक है, कांग्रेसी प्रवक्ता राजनीति करती हैं, आपका ये महत्वपूर्ण मंच है और मैं उसी पर रहना चाहता हूँ। देखिए, जो ये पूरा कपास वाला खेल है, अगर जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है और आने वाली जो फसलें हैं, अब ये खाली यही सीजन में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का किसान का नुकसान होगा। एक बात। दूसरा, इसको ध्यान रखना चाहिए कि 1 किलो कपास में 7 से 8 मीटर कपड़ा बनता है। अगर हम जो इंपोर्ट वाला पार्ट है उसको दरकिनार कर दें और अपने एमएसपी देते हुए किसान को कपास खरीदें और उसमें लागत निकालते हैं, तो 2 रुपये मीटर का कपड़े का फर्क पड़ता है। तो सरकार को चाहिए, मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिए कि 2 रुपया
मीटर, हालांकि इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम होगा, नुकसान नहीं होगा। इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो 2 रुपए कम हो जाएगा। तो अगर इंडस्ट्री मांग रही है कि अगर सस्ता कपास दिलाओ, अगर इसीलिए बाहर से बिल्कुल जीरो आयात पर आने की इजाजत मिल रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं अगर इंडस्ट्री का इतना दबाव है तो 2 रुपए मीटर हम उसको, तो किसान का कोई दबाव नहीं। किसान का दबाव होता तो ये नहीं होता, बड़ी स्पष्ट बात है। किसान का दबाव होता तो ये नहीं होता। ये हमको देखना चाहिए कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली ये जो लॉबियां हैं, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये किसान को मारने के लिए तत्पर रहती हैं, और जितना भी बोझ अगर किसी का पड़ेगा, चाहे गरीब को खिलाने का होगा, वो भी किसान की फिर तो जेब पे चाहे पड़ेगा। मक्का है, सोयाबीन है या डेयरी सेक्टर, वो थोड़ा खोल दो कि भाई बाकी बच जाएं। बिल्कुल, वो तो फिर तो ये कई तार जुड़ते हैं। क्या अभी अश्विनी महाजन नहीं जुड़ पाए हैं क्या पीसीआर? तो यहां पर अभिमन्यु कोहाड़, क्या ये कुछ तार यहां पर इस तरह से भी जुड़ रहे हैं कि किसके हितों की रक्षा सर्वोपरि है? भाई निर्यातक भी अपने, किसान भी अपने, जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, जो शिल्पकार हैं, वो भी अपने। इसमें भी क्या रैंकिंग बनाई जा रही है, वरीयता का क्रम रखा जा रहा है क्या? संदीप जी, हमारी सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए, जब कोरोना का समय आया था तो सभी फैक्ट्रियों पे ताले लग गए थे। उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की पॉजिटिव दर से ग्रोथ कर रहा था और देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को खाना मुहैया कराने का काम कराया था। जो भारत के अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम भी उसके पैरोकारी करते हैं, हम भी उसके पक्ष में हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जाना चाहिए। लेकिन आत्मनिर्भर भारत सही मायनों में जब बनेगा जब हमारी सरकार बाहर से एग्रीकल्चर इंपोर्ट करना बंद कर देगी। अगर पिछले साल की ही बात करें तो 31,174 करोड़ की तो दालें बाहर से मंगवाई गई हैं, 1,62,000 करोड़ के एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाए गए हैं। हमारा ये कहना है कि आप बाहर से मंगवाने की बजाय हमारे देश के किसानों को ये कहिए कि भाई हम आपकी फसल को एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देते हैं, आप दलहन की खेती कीजिए, तिलहन की खेती कीजिए, दालों की खेती कीजिए। भारत का किसान हर फसल को उगाने में सक्षम है। और संदीप जी, जो सबसे ज्यादा आशंका है, जिस चीज की सबसे ज्यादा चिंता है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर डेयरी सेक्टर की बात करें, जैसे आपने पहले भी कहा, भारत 1998 से ही दूध के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ पे 8 करोड़ लोग डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, 30 करोड़ हमारे यहाँ पे दुधारू पशु हैं, और जो हमारा डेयरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी का 25% हिस्सा बनाता है, ओवरऑल इकोनॉमी का 3% हिस्सा बनाता है, और उसकी टोटल वैल्यू लगभग 16.8 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। जिस एसबीआई की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, मैं उस रिपोर्ट को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाह रहा हूं, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया कि अगर अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट आएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को 1.03 लाख करोड़ का नुकसान होगा। हमारे यहाँ पे दूध के प्राइसेस हैं वो 15% गिर जाएंगे, तो धीरे धीरे लोग डेयरी सेक्टर को छोड़ने पे मजबूर होंगे। और यहाँ पे जब दूध की डिमांड बढ़ेगी तो फिर बाहर से अमेरिका से सालाना लगभग 2500 करोड़ लीटर दूध आएगा, और वो दूध आएगा, उन पशुओं का दूध आएगा जिन पशुओं को फीड में मांस और ब्लड मिला के खिलाया जाता है। फिर सवाल ये हो जाता है, एक मिनट अनिल घनवत, जब स्वदेशी का राग अलापा जाता है, यानी कि मेक इन इंडिया, अरे तो किसान से बड़ा स्वदेशी तो कोई है ही नहीं जो देश को स्वावलंबी बना रहा है। वो तो अपने खेत पर अपने देश में बो रहा है, उसकी फसल को मुनासिब दाम वो ना मिले, बाहर वाला आ जाए यहां पर। ये समझ में आ रहा है क्या आपके? सर, देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो देश की प्रोडक्टिविटी देखनी चाहिए। हमारे देश में आज ये किसी ने कहा कि चोरी छुपे इसका जीएम का ऑयल आ रहा है, चोरी छुपे नहीं, सरकार जीएम का ऑयल खुलेआम इंपोर्ट कर रही है। हाँ। जीएम का मील आ रहा है, सोयाबीन आ रहा है, ये खुलेआम हो रहा है। ये तो खुलेआम हो रहा है, मैं यही कहना चाह रहा था। हाँ, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं है। हमारा एवरेज है 4 क्विंटल पर हेक्टर, इतना कम अगर है, और दूसरे देशों में 25-30 क्विंटल अगर वो उगाते हैं तो उनको सस्ता पड़ जाता है। और वो क्यों करते हैं? तो वो अच्छे सीड इस्तेमाल करते हैं, जीएम के सीड इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से उनका लागत खर्च कम होता है, प्रोडक्टिविटी 4 गुना होती है। अगर हमें वो सीड मिल जाते हैं, त्यागी साहब पूछते रहते हैं मुझे कि ये जीएम के परोकार है करके, लेकिन वही एक मार्ग है
जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। चीन का इतना प्रोडक्टिविटी है, कपास में उनका प्रोडक्शन 22 क्विंटल है पर हेक्टर, हमारा 4-4.5 क्विंटल है। ऑस्ट्रेलिया का 24 क्विंटल है, ब्राजील का 19 क्विंटल है। नहीं, वो तो अगर आप सब्सिडी की भी बात करें 15,576 मिलते हैं हमारे किसान को, कोई 65 लाख दे रहा है, कोई 42 लाख, कोई 40 लाख, और यहाँ पर हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे, डंकल का हवाला देंगे, WTO का हवाला देंगे, किसानों को आप सब्सिडी मत दो। वो भी तो झेल रहा है यहाँ का किसान। नहीं, वो सब्सिडी की तो तुलना ही नहीं हो सकती। हाँ, जिस तरह से उनको सब्सिडी दी जाती है, हमारे भारत के किसान को भी दे दो ना। अगर आपके उसमें तिजोरी में इतना पैसा है कि भारत के किसान को उनकी तुलना में तो यहाँ पर दीवार की तरह खड़े होने की बात थी। हम झुकेंगे नहीं, ना अमेरिका झुका सकता है, ना उसकी ऐसी बिसात है। लेकिन ये कपास से ये कौन सी कहानी की शुरुआत है? सरकार को इस बारे में अपना रुख और रवैया पूरी तरह से स्पष्ट क्या करना चाहिए, ये आप बताइए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।